Dear students, I am Pinky Bhatia, Assistant Professor of Psychology in Rajiv Gandhi Government College for Women. Dear, today's our topic is personality. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा, जिसे पहनकर नायक रंगमंच पर अपने करतब दिखलाते हैं। आलपोर्ट ने सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है आलपोर्ट की। आलपोर्ट से पहले पर्सनैलिटी की 49 डेफिनेशन दी जा चुकी थी। आलपोर्ट ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. Means व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो आइजेंक ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज़ द मोर और लेस स्टेबल एंड enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique that determine his unique adjustment to his environment. Means व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन डेफिनेशंस के आधार पर अगर हम पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है साइकोफिजिकल सिस्टम। मीन्स व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। जैसे हमारे ट्रेट्स हैं, हैबिट्स हैं, इमोशंस, इंटेलेक्ट, कैरेक्टर आदि सभी हैं, लेकिन इनका बेस क्या है? इनका बेस एक तरह से फिजिकल है। जो दूसरी विशेषता है वो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य यह होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्वों जैसे शील गुण, आदत आदि एक दूसरे से इस तरह संबंधित होकर संगठित हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आइजेंक की जो डेफिनेशन है उसमें गतिशील और गत्यात्मक संगठन का जिक्र किया गया है। इसलिए इसको एक गत्यात्मक संगठन कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आदत, शील गुण, इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स में निर्धारक से तात्पर्य कुछ वैसे कारकों से होता है जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। जो डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं, वो कितने प्रकार के हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा जो पहला फैक्टर है वो आता है ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हम पर्सनैलिटी का निर्धारण करते हैं। बहुत से जो भी रिसर्च हुए, स्टडीज़ हुई हैं, उनसे यही पता चलता है कि एक पिता और बेटे का जो ब्रेन होता है वो लगभग समान ही पाया जाता है। उसमें जो भी चेंजमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इन्वायरमेंट में जब इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं
तो उनके ब्रेन में जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के कारण ही आते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी एंड आउटकम्स ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन। कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जिनके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेव को, उनके व्यवहार को पॉजिटिव और प्रॉपर मैनर्स की तरफ लेकर जाया जा सकता है। मोल्ड मीन्स उनको मोड़ा जा सकता है। अब आता है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, वो जो हमारी शारीरिक संरचना होती है वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाती है। अगर माता पिता दोनों ही लंबे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चा लंबा ही पैदा होगा, और अगर माता पिता दोनों ही नाटे कद के हैं तो बच्चे भी नाटे ही होंगे। अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे ही होंगे। तो इस तरह से देखा जाता है कि, लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया है कि माता और पिता दोनों गोरे हैं लेकिन उनका जो बच्चा है वो सांवले रंग का होता है, या माता पिता दोनों ही लंबे हैं लेकिन बच्चा नाटे कद का होता है। तो एक तरह से हमारे फिजिकल संरचना हमारी हेरिडिटी के ऊपर भी जाती है। मतलब है हमारा जो हेरिडिटी है वो हमारी हेरिडिटी किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। कई बार कम या ज़्यादा जो हमारे हेरिडिटिकल फैक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंधित ये सभी शील गुण जो हैं वंशानुगत होते हैं। यही कारण है कि प्राय देखा गया है कि लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं तथा नाटे माता पिता के बच्चे भी नाटे होते हैं। गोरे माता पिता के बच्चे प्राय गोरे तथा सांवले माता पिता के बच्चे प्राय सांवले होते हैं। कभी कभी बच्चों के शारीरिक शील गुण तथा माता पिता के शारीरिक शील गुण से न मिलकर उनके पूर्वजों के शील गुण से मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चे के शारीरिक कद की लंबाई तथा रंग आदि माता पिता से नहीं भी मिल पाते। जेनेटिक्स के क्षेत्र में मेंडल जैसे मनोवैज्ञानिक ने शोध करके यह दिखला दिया है। बच्चों के शारीरिक शील गुण माता पिता के शारीरिक शील गुणों का एवरेज ही होता है। कैसे? इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पिता अधिक लंबा है और माता अधिक नाटी है, तो बच्चे की जो शारीरिक लंबाई है वो दोनों की औसत लंबाई के बराबर ही होने की संभावना अधिक रहती है। उसके बाद आता है हमारा कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर। हमारे कल्चर भी एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। इसके पर्सनैलिटी के जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनके बारे में कहा भी गया है कि पर्सनैलिटी इज़ द मिरर ऑफ कल्चर, कि एक पर्सनैलिटी एक तरह से मिरर है किसका? कल्चर का। तो कल्चर किस तरह से योगदान करती है, तो इससे पहले हमें कल्चर के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कल्चर कहते किसे हैं? कल्चर में संस्कृति। संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाज, जो भी हमारे आदतें हैं वो परंपराएं, रहन सहन, तौर तरीक़ों से होता है। अब जो हमारे कल्चर है उसके ऊपर भी दो प्रकार के एविडेंस हमें मिले हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जिसमें 4 संस्कृतियों के ऊपर अध्ययन किया गया, किसको लेकर के? हॉस्टाइल को लेकर के। तो स्टडीज़ में देखा गया, रिसर्च में देखा गया कि अमेरिका के लोगों में सबसे कम विद्वेष की भावना पाई गई और थाईलैंड के
लोगों में सबसे ज़्यादा विद्वेष की भावना पाई गई। और दूसरा जो स्टडी हुई है, दूसरी स्टडीज़ में देखा गया कि जो मैक्सिकन चिल्ड्रन थे उनके ड्राइंग में पुरुषत्व मीन्स मैस्कुलिनिटी का गुण ज़्यादा देखने को मिला, जबकि एंग्लो अमेरिकन थे उन बच्चों में स्त्री और पुरुष के रेखा चित्रों में ड्राइंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एक और देखा गया कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी स्टडीज़ की गई, तो देखा गया कि जो पेरेंट्स जिन संस्कृतियों में फिजिकल पनिशमेंट अधिक दी जाती है वो बच्चे आगे चलकर आत्महीनता, इंट्रोवर्जन, एग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी का गुण उनमें तेज़ी से पनपता है। जबकि दूसरी तरफ जिन बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट ना के बराबर दी जाती थी और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चे आगे चलकर एक्स्ट्रावर्जन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी का शील गुण उनमें बहुत ही तेज़ी से विकसित हो पाया है। दूसरा हमारा अपोलॉजिकल एविडेंस। इसमें एक मीड नाम की हमारी मानव शास्त्री हुई हैं। इन्होंने 4 जनजातियों के ऊपर एक स्टडी की, एरोपेस, मुंडुगुमोर, सामूली। तो इन्होंने इन संस्कृतियों में क्या देखा कि जो सेक्स डिफरेंसेस है वो कैसे प्रभावित करता है हमारे कल्चर को। तो एरोपेस जो जनजाति है, एरोपेस जनजाति के लोगों में सबसे ज़्यादा गुण पाया गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीस लविंग और कोऑपरेशन का। अब चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही इस प्रकार के गुण ज़्यादा देखने को मिले। तो मुंडुगुमोर जो जनजाति है उसमें एग्रेसिवनेस और वायलेंट के गुण ज़्यादा देखने को मिले। मीन्स इन दोनों ही में सहयोग की भावना नहीं थी, शांति की भावना नहीं थी। और जो हमारी साम्बुली जनजाति है उसमें जो पुरुषों के काम है वो महिलाएं करती हैं और महिलाओं के काम है वो पुरुष करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर उनको ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाता है, एक तरह से गुस्से की दृष्टि से उन लोगों को देखा जाता है। अब आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के बारे में बताने से पहले हम बता देते हैं कि सोशल मीन्स समाज किसे कहते हैं। जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस भी समाज में हम रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, जो भी आदतें हैं वो सभी सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। और जो सोशल फैक्टर है वो भी हमारे पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसमें समाज के द्वारा किन किन पर्सनैलिटी ट्रेट्स का डेवलप होता है। जैसे जिस भी कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, वहाँ के लोगों के आपस में रिलेशनशिप कैसी है, क्या वो कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं या नहीं रहते। अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं, तो बच्चों में भी इन्हीं गुणों का विकास होगा। क्या कोऑपरेशन करने वाले हैं, कोऑपरेटिव हैं या इंटरेक्शन करने वाले हैं, एक इन्वायरमेंट और फैमिली की तरह अगर रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहते हैं और जो भी वर्क प्लेस है उस पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो बच्चों में भी इसी तरह के गुणों का विकास होगा। तो बच्चे हमारे समाज से भी बहुत सारे गुणों को, बहुत सारे शील गुणों को सीखते हैं। अगर हमारा समाज, जो हमारा अगला फैक्टर है और सबसे लास्ट फैक्टर है वो आता है हमारा सिचुएशनल फैक्टर मीन्स परिस्थितिजन्य फैक्टर। अब जो हमारी पर्सनैलिटी है वो निर्धारित होती है हमारे जो परिस्थितिगत कारक हैं उनसे भी। कैसे जब बच्चा स्कूल में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके शील गुण, उसके ट्रेट्स किस तरह के होते हैं
बिल्कुल ही सादगी के साथ वह अपने टीचर्स के साथ पेश आता है, अपने फ्रेंड के साथ वो खेलता है। जब बच्चा अपने परिवार के साथ होता है तो परिवार के लोगों की तरह ही वो रहता है। जब व्यक्ति अपने ऑफिस में होता है तो ऑफिस के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रहता है। और जब व्यक्ति घर पे होता है तो अपना घर का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो भी हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।